नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी पर आज ये आपका 5वां लेक्चर है। आज आप पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति और इसका विस्तार। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, हिमालय की उत्पत्ति और इसका विस्तार। ओरिजिन एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ हिमालय, हेडिंग डाल लीजिए। फिर मैं इस हेडिंग को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। आज तक आपने हिमालय के बारे में तथ्य पढ़े होंगे, उनको रटा होगा। रटने के बाद फिर से भूल जाते होंगे और बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज कर देती होंगी आपको कि कौन सी शिखर, कौन सी चोटी कहाँ पर है। मैं आज आपको भारत के मैप के मानचित्र की सहायता से समझाऊंगा। एक एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बस बने रहिए मेरे साथ। कुछ रोचक तथ्य पहले हिमालय के बारे में जान लीजिए और लिख लीजिए उनको अपनी नोटबुक में। हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत, पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा या विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबी और सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है, उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है इस तरह से। सबसे पहले साउथ अमेरिका की एंडीज, नॉर्थ अमेरिका की रॉकीज और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका हिमालय, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। लेकिन एंडीज या रॉकीज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, उत्तर दक्षिण दिशा में है, जबकि हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है हिमालय। हिमालय का विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर तिब्बत के नामचा बरवा तक है। भारत में जो जम्मू कश्मीर में सबसे पश्चिमी छोर है हिमालय का, उसे बोला जाता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर तिब्बत के नामचा बरवा तक हिमालय का विस्तार है। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो पूर्व में जाकर दक्षिण दिशा में मोड़ ले लेती हैं, इसी तरह पश्चिम में जाकर भी दक्षिण दिशा में मोड़ ले लेती हैं। यहाँ से जब ये दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है तो पाकिस्तान में चला जाता है और इसकी एक श्रेणी अफगानिस्तान में चली जाती है। इसी तरह जब नामचा बरवा से दक्षिण में मोड़ लेता है तो इसकी कुछ श्रेणियाँ टुकड़ों में पूर्वोत्तर के राज्यों में आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आगे तक चली आई हैं और यही श्रेणियाँ आगे जाकर जब बंगाल की खाड़ी में बाहर निकल गई हैं तो उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। जब ये म्यांमार में तीखा मोड़ लेता है तो म्यांमार में इसको जाना जाता है अराकान योमा पर्वत के नाम से। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए देख लीजिए एक बार। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? सबसे पहले हिमालय के बारे में एक लाइन और लिखिए। हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत है। विश्व का सबसे नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत। वलित मोड़दार पर्वत क्या होता है? मैंने प्लेटो के विषय में आपसे पिछली वीडियो में बात की थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लेटो के विषय में, पृथ्वी की गहराई में 200 किलोमीटर के नीचे प्लेटें पाई जाती हैं। इन्हीं प्लेटों पर विश्व के 5 महासागर और 7 महाद्वीप बसे हुए हैं। प्लेटें स्थिर अवस्था में ना होकर लगातार गति करती रहती हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं और कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो वलित मोड़दार पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, इसकी सबसे अच्छी व्याख्या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। कोबर का भूसन्नति
इंग्लिश में कहते हैं इसको जियो सिंक्लाइंड थ्योरी। हिमालय के निर्माण की जो सबसे अच्छी व्याख्या है, सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन करता है, वो कोबर की जियोसिंक्लाइंड थ्योरी करती है। क्या है ये जियोसिंक्लाइंड थ्योरी? आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत इस रेखा से नीचे का जो भारत है, इसका निर्माण हिमालय से बहुत पहले ही हो चुका था और ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। अफ्रीका महाद्वीप का भाग था। जो भारत का कच्छ और गुजरात का इलाका है वो किसी समय में अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। प्लेटों में हलचल होने के कारण उसमें दरार पड़ी। दरार पड़ने से भारत का ये वाला टुकड़ा, प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग था, ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो गया और ये उत्तर पूर्व दिशा में बहता चला जा रहा है। धीरे 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 2, 4, 10, 20 साल में ये बहकर यहाँ तक नहीं आया है, ये लाखों करोड़ों साल की बात है। उत्तर पूर्व दिशा में बहता चला आ रहा है। इस हिस्से को हम बोलते हैं इंडियन प्लेट। जो धरती के नीचे भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है उसे हम बोलते हैं इंडियन प्लेट, और जो हिमालय के ऊपर का भाग है उसे हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर जो प्लेट बनी है उसे यूरेशियन प्लेट बोला जाता है। तो ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोला जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन। प्लेट। गोंडवाना लैंड भी इसको कहा जाता है, गोंडवाना लैंड, और इसको बोला जाता है अंगारा लैंड। जो हिमालय वाला हिस्सा है वो अंगारा लैंड का हिस्सा था, यूरेशियन प्लेट का, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ये सिर्फ इतना था। यहाँ पर एक सागर बना हुआ था जिसे हम बोलते हैं टेथीस सागर। क्या बोलते हैं? टेथीस सागर या टेथीस सी। जब प्लेटों में वलन पड़ा, ये प्लेट इस तरह से ऊपर की तरफ खिसकती जा रही है। ऊपर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरह से खिसकती जा रही है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो प्लेटें नष्ट होना शुरू हो जाती हैं, प्लेटें नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। और जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होती है, जैसे ये कौन सी प्लेट आ रही है आपकी, ये यूरेशियन प्लेट है, और इधर से जो प्लेट आ रही है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब ये प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जो अधिक घनत्व वाली प्लेट होती है वो दूसरी प्लेट को ऊपर उठाकर खुद नीचे घुस जाती है। जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसका घनत्व अधिक है और ये प्लेट नीचे घुसकर इसने इस प्लेट को ऊपर उठा दिया। ऊपर उठने से ये जो यहाँ पर टेथीस सागर था, इसमें नदियों के द्वारा मलबा भरा जा रहा था लगातार, और वो मलबा ऊपर उठ गया और उसने पर्वत का रूप ले लिया। टेथीस सागर में करोड़ों साल पहले से ही नदियाँ मलबा बहाकर लाती थीं। नदियाँ हमेशा ही अवसाद बहाकर लाती हैं अपने साथ, रेता, बालू, अवसाद हमेशा बहाकर लाती हैं। तो जो नदियाँ लगातार अवसाद या बालू बहाकर लेकर आ रही थी, टेथीस सागर में भरती जा रही थी। अवसाद भरते भरते टेथीस सागर थोड़ा सा गहरा हो गया था। कैसे गहरा हो गया था? जब अवसाद लगातार भरता जा रहा था टेथीस सागर में और इधर से प्लेटों का जोर पड़ रहा था, तो टेथीस सागर पहले जो ऐसा था वो एक समय में ऐसा हो गया। क्यों हो गया ऐसा? आप देखिए, आप एक थैली लीजिए, पॉलीथीन, पॉलीथीन का जितना भी आकार होता है, उसके बाद उसमें
उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वॉल्यूम भरते जाइए तो वो क्या होगी, पॉलीथिन नीचे की तरफ बैठती चली जाएगी, गहरी होती चली जाएगी। आप उसमें पानी भरते जाइए तो, और जब उसे हैंडल से पकड़ कर खींचेंगे तो वो गहरी होती जाएगी। इसी तरह जब तैतीस सागर अवतलित होने के बाद गहरा हो गया तो इसमें इसका आयतन और ज़्यादा बढ़ गया। आयतन बढ़ने से इसमें और ज़्यादा मलबा भरता चला गया और प्लेटों के लगातार टकराने की वजह से, प्लेटों के लगातार टकराने की वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस यूरेशियन प्लेट से अधिक घनत्व होने के कारण इसके नीचे घुस गई और यहाँ पर इस तरह से पर्वतों का निर्माण हो गया। इसलिए यहाँ पर इस तरह से पर्वतों का निर्माण हुआ। तो किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ है, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तैतीस सागर में लगातार नदियों के द्वारा मलबा बहाकर लाए जाने से एवं प्लेटों के टकराने से, कौन कौन सी प्लेटें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के लगातार टकराने की वजह से इस मलबे में वलन पड़ गया। वलन मतलब ये मलबा ऊपर की तरफ उठ गया, ऐसे करके जब ऊपर की तरफ उठ गया, इसी वलन ने हिमालय का रूप लिया है। इसी वलन ने हिमालय का रूप लिया है। हिमालय विश्व का सबसे नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। वलित पर्वत किसे बोला जाता है, मोड़दार पर्वत जब प्लेटों के टकराने से मलबा ऊपर उठ जाता है तो उसे बोला जाता है मोड़दार वलित पर्वत। हिमालय का निर्माण आप समझ गए किस तरह से हुआ है। हिमालय एक पर्वत की लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व दिशा में हिमालय पर्वत की लंबाई 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई। और कितना क्षेत्रफल है, लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। हिमालय पर्वत का जो क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हिमालय पश्चिम और पूर्व दिशा में दक्षिण की तरफ मोड़ ले लेता है। पूर्व दिशा में जब यह म्यांमार में मुड़ जाता है तो इसको अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है क्योंकि इसकी अलग अलग पहाड़ियाँ अलग अलग स्थानों पर बाहर निकल आई हैं। इसी तरह जब ये पश्चिम दिशा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में मोड़ लेता है तो अफ़गानिस्तान में इसको कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत। इस तरह से अफ़गानिस्तान में यहाँ से बाहर आ जाता है, इसको बोला जाता है हिंदू कुश पर्वत। और जब पाकिस्तान में ये नीचे की तरफ आ जाता है, पाकिस्तान में इसको नाम दिया जाता है सुलेमान पर्वत। क्या नाम दिया जाता है, सुलेमान पर्वत। तो हिमालय के ही नाम है, लेकिन जो इसका विस्तार माना जाता है वो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से ही माना जाता है। जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत हिमालय की एक चोटी है, लेकिन इस चोटी को नंगा पर्वत नाम ही दिया गया है। इसी तरह सबसे पूर्व में हिमालय की एक चोटी है नामचा बरवा, तिब्बत में आती है नामचा बरवा। इस चोटी को ही नामचा बरवा नाम दिया गया है। तो सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय को मुख्यतः 4 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत श्रेणी को मुख्यतः 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर जो हिमालय की 3 श्रेणियां आप देख रहे हैं, इसको एक इकाई के रूप में माना गया है, एक यूनिट के रूप में। जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं इसको एक यूनिट के रूप में माना गया है और इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय, मतलब हिमालय के उस पार, दूसरे तरफ। तो 4 समानांतर श्रेणियों के नाम है ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। शिवालिक सबसे नवीन हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। ट्रांस हिमालय हिमालय से भी बहुत पहले ही निर्मित हो चुका है। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, इनका निर्माण तैतीस सागर में वलन पड़ने के बाद हुआ है, लेकिन ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से बहुत पहले ही हो चुका था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज।
ये हैं तो 3 अलग अलग श्रेणियां, लेकिन इसको एक इकाई के रूप में माना जाता है। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम रेंज पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। काराकोरम रेंज पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। ये देख रहे हैं आप K2। गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर इसका नाम K2 गॉडविन ऑस्टिन रखा गया है। K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी लंबाई 8611 मीटर है। लंबाई नहीं, ऊंचाई। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। K2 विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। पहले नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन एवरेस्ट ग्रेट हिमालय श्रेणी का पार्ट है। एवरेस्ट किस श्रेणी पर है? तो ग्रेट या बृहद हिमालय पर है। काराकोरम रेंज के नीचे लद्दाख रेंज आती है। लद्दाख रेंज के सबसे पश्चिमी चोटी जो है, इसे बोला जाता है राकापोशी शिखर। क्या बोला जाता है? यहां लिख देते हैं राकापोशी शिखर। लद्दाख रेंज की सबसे पश्चिमी चोटी है राकापोशी शिखर। राकापोशी शिखर दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। सबसे ज़्यादा तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। इसका ढाल सबसे अधिक है। तो राकापोशी शिखर दुनिया की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। लद्दाख रेंज के नीचे है जास्कर रेंज। लद्दाख और काराकोरम रेंज के बीच एक नदी बहती है जिसको बोला जाता है श्योक नदी। श्योक नदी यहाँ से आती है, लद्दाख और काराकोरम रेंज के बीच बहती हुई, और यहाँ तिब्बत से एक नदी निकलती है। तिब्बत का एक ग्लेशियर है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है तिब्बत में जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। यहां से सिंधु नदी निकलकर लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से बहती हुई, और ऊपर से जो श्योक नदी आ रही है, ये सिंधु की सहायक नदी है, क्योंकि ये लद्दाख रेंज को क्रॉस करती हुई सिंधु नदी में मिल जाती है, और ये नदी बहकर पाकिस्तान में चली जाती है। ये चली गई पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। श्योक नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है? काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच श्योक नदी प्रवाहित होती है। ये जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये बहुत ही ठंडा स्थल है। बहुत ही ठंडा स्थल है। वर्ष भर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। पूरे साल यहाँ पर बर्फ से ढका रहता है। इसके चलते इस क्षेत्र में कोई भी वनस्पतियाँ नहीं हो पाती। जो क्षेत्र पूरे साल वर्ष भर बर्फ से ढका रहेगा, उसमें वनस्पतियाँ नहीं हो पाती। लद्दाख का सबसे ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल में से एक है। लद्दाख का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है -37 डिग्री सेल्सियस। -37 डिग्री सेल्सियस।
लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के बीच में लद्दाख के पास लेह स्थल है भारत का, जो सबसे ठंडा स्थल है जहां पर आबादी निवास करती है। विश्व का सबसे ठंडा स्थल लेह, जहां पर आबादी निवास करती है। लद्दाख श्रेणी यहां तिब्बत तक विस्तृत हो गई है, तिब्बत तक। जो तिब्बत का चेमा योंगडुंग ग्लेशियर है वो लद्दाख श्रेणी का ही भाग है। इसमें गर्मियों का मौसम आते ही झील बन जाती है जिसे मानसरोवर झील कहा जाता है। इसी मानसरोवर झील से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। काराकोरम श्रेणी में K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। K2 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आती है। जो पाकिस्तान ने कश्मीर का अधिग्रहण कर रखा है, इस तरह से यहाँ तक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। K2 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आती है। लद्दाख मैंने आपको बताया भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये तो था आपका ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय। वास्तव में ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। वास्तव में ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियां हैं। पूरे हिमालय को हम 4 पर्वत श्रेणियों में विभाजित करके पढ़ते हैं: ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। लेकिन ट्रांस हिमालय से भी बहुत पहले का पर्वत है। हिमालय के निर्माण से भी बहुत पहले ही इसका निर्माण हो चुका था। इसलिए हिमालय की मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियां हैं। वो 3 पर्वत श्रेणियां हैं आपकी ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ये देख रहे हैं आप, जो लाल रंग के मार्कर से हमने बनाया है, ये ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय या फिर वृहद हिमालय, इसे वृहद हिमालय भी बोला जाता है। ग्रेट हिमालय को वृहद हिमालय भी बोला जाता है। उसके बाद हरे रंग के मार्कर से जो हमने बनाया है, ये है आपका मिडिल हिमालय या फिर मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय। और तीसरा है आपका शिवालिक। शिवालिक को शिवालिक ही बोला जाता है। हिमालय की तीनों श्रेणियां, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, पश्चिम में चौड़ी हैं। पश्चिम में ये काफ़ी चौड़ी हैं, लेकिन पूर्व में जाने पर ये संकरी हो जाती हैं। तीनों श्रेणियां एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। पश्चिम में ये हैं तो चौड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। जैसे जैसे ये पूर्व की तरफ बढ़ती जाती हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और ये संकरी होती चली जाती हैं। दुनिया की जो 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं, दुनिया की जो 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां या पर्वत शिखर हैं, वो ग्रेट हिमालय पर ही आते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे 10 पर्वत शिखर हिमालय की ही चोटियां हैं और वो भी ग्रेट हिमालय पर आती हैं। ग्रेट हिमालय जम्मू कश्मीर से निकलकर नेपाल और तिब्बत में प्रवेश कर जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। एवरेस्ट ग्रेट हिमालय का ही पार्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। एवरेस्ट किस देश में है? एवरेस्ट है नेपाल में। किस देश में है एवरेस्ट? जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो नेपाल में। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो 4 पर्वत श्रेणियों का क्रम आपको याद रखना है सबसे पहले तो। अच्छा, इसके बारे में कुछ और बात बता दें एवरेस्ट के। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। सागरमाथा। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बती भाषा में एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं। तिब्बती भाषा में एवरेस्ट को
चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा का क्या अर्थ होता है? चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। क्या अर्थ होता है? पर्वतों की रानी। इसका मतलब एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में पर्वतों की रानी कहा गया है। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरे नंबर की दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए। दूसरे नंबर की दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर। सिक्किम में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। सिक्किम में पर्वत चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। कंफ्यूजन को दूर कीजिए। यहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन हिमालय पर स्थित अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कंचनजंगा। K2 गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय का पार्ट है जिसको हिमालय में शामिल नहीं किया जाता। K2 गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय का पार्ट है जिसको हिमालय में शामिल नहीं किया जाता। कंचनजंगा ग्रेट हिमालय का पार्ट है। हिमालय की जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, उनमें से ग्रेट हिमालय पर कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है जो सिक्किम राज्य में है। पूर्व से पश्चिम की तरफ जब आप पर्वत चोटियों का क्रम देखते हैं तो आप देखते हैं कि हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो सबसे ज़्यादा नेपाल में स्थित हैं। ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद यह नेपाल शुरू हो जाता है और ये सिक्किम तक पहुंच जाता है नेपाल। तो सिक्किम के पश्चिम में और उत्तराखंड के पूर्व में पूरा नेपाल है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट के बाद जो हिमालय पर स्थित पर्वत चोटी है, हिमालय की जो 4 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं उनके नाम क्रमशः लिखे गए हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। 4 क्रमशः सबसे ऊंची चोटियां एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। एवरेस्ट नेपाल में है। इनमें से सिर्फ एक कंचनजंगा भारत में है, सिक्किम में। मकालू और धौलागिरी भी नेपाल में है। अगर आपसे इनका क्रम पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है कंचनजंगा, मकालू, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। कंचनजंगा को छोड़कर ये 5 चोटियां नेपाल में स्थित हैं। मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। अगर आपसे पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछ लिया जाएगा तो कंचनजंगा से शुरुआत करके कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। इसके अलावा उत्तराखंड में भी 4-5 प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 पर्वत चोटियां दिखाई हैं। 2 के अलावा और भी पर्वत चोटियां हैं। जो प्रमुख पर्वत चोटियां थी वो हमने यहाँ पर दर्शाई हैं, नंदा देवी और बंदरपुच्छ। नंदा देवी और बंदरपुच्छ उत्तराखंड की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां हैं। इनके अलावा और भी पर्वत चोटियां हैं उत्तराखंड में। त्रिशूल, कामेट, ये कामेट पूछा गया क्वेश्चन है। ये कामेट पर्वत चोटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ध्यान रखना है आपको। त्रिशूल, कामेट, नंदा देवी और बंदरपुच्छ यहाँ पर लिख लिया है आपने। इसके बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये भी 2 पर्वत शिखर हैं उत्तराखंड के, बद्रीनाथ और केदारनाथ। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी एवरेज हाइट है 6100 मीटर। इसकी एवरेज हाइट कितनी है?
6100 मीटर, 6100 मीटर, 6100 मीटर। काराकोरम रेंज पर एक बात रह गई, यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए। काराकोरम शिखर के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। सियाचिन जाने के लिए आपको काराकोरम रेंज को क्रॉस करके जाना होता है। यहाँ पर एक पड़ता है काराकोरम दर्रे अभी आप आगे पढ़ेंगे पासेस। लेह से सियाचिन जाने के लिए, लद्दाख श्रेणी के पास लेह स्थित है, और लेह से सियाचिन जाने के लिए काराकोरम रेंज से होकर जाना पड़ता है। ये हो गया आपका हिमालय का निर्माण, हिमालय का विस्तार और ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के विषय में कुछ जानकारी। इसके बाद अगले वीडियो में आप मिडिल हिमालय और शिवालिक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया है मैप की सहायता से, तो कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में अपने आप चीज़ें छप जाएंगी। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए। रिवाइंड करके देखने से जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो भी पर्वत चोटियाँ बताई हैं, जिन भी पर्वत श्रेणियों के बारे में मैंने बताया है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें आगे शेयर करते रहिए। कुछ लोगों का भला हो जाएगा, हो सकता है किसी को मेरी ज़रूरत हो। लॉकडाउन के चलते लोग कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वाले अच्छी खासी फीस वसूल कर रहे हैं। किताबों में उतना ज्ञान दिया नहीं है, और जो दिया भी है वो इस तरह से नहीं दिया है जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। किताबों में जानकारी बहुत सारी मिलती है, लेकिन वो एक जगह इकट्ठी नहीं मिलती, संगठित जानकारी नहीं मिलती किताबों में। तो किताबें पढ़ने के साथ साथ अगर आपको एक गाइडेंस मिल जाता है तो आप उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। और पढ़ते रहिए, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। नमस्कार।